हेलो फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके पहले हम लोग एनसीईआरटी से कर रहे थे, एनसीईआरटी के पेजेस लाइन बाय लाइन। लेकिन अब हमारी टीम ने बहुत ही अच्छे से पीडीएफ बनाया है, पीपीटी बनाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो अब हम लोग इसके हेल्प से करेंगे। एनसीईआरटी ही है, बस इजी लैंग्वेज में और कुछ डायग्राम्स के साथ इंटरेस्टिंग वे में इसे बनाया गया है। ओके, तो शुरू करते हैं। जब दुनिया बना, जब बिग बैंग हुआ, तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले मैटर आया। जैसे साइंटिस्ट ने क्या कहा, मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि ये एग्जांपल के लिए ये बॉटल क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस और इसका कुछ मास है, इसके अंदर कुछ है, कुछ से तो बना ही होगा ना। ये इसके अंदर पानी है और ये मेटालिक सब्सटेंस है। ये क्या है? इसका मास। और ये कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैटर। तो क्या दुनिया में सब कुछ मैटर है? सब कुछ है, कुछ स्पेस है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कुछ मास है। लेकिन क्या सब कुछ को मैटर बोलेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफाई करें, अलग अलग नाम दें। ओके, इसीलिए केमिस्ट्री में क्या आया? एटम्स। क्या आया? एटम्स। बोलो बोलो, एटम्स। ठीक है। जैसे सबसे बड़ा एक माउंटेन, सबसे छोटा एक बैक्टीरिया, अलग अलग नाम है ना कि सबको माउंटेन माउंटेन, सबको मैटर बोल दे। माउंटेन भी तो मैटर है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। बैक्टीरिया भी मैटर है, चेयर, टेबल, डेस्क, एसी, फैन, सब मैटर है। लेकिन सबका अलग अलग नाम है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। ओके, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई जब ये इतना बड़ा मैटर है तो कुछ तो ये छोटा सा पार्टिकल से बना होगा। सबसे छोटे पार्टिकल का नाम क्या दिया? एटम्स। ठीक है। अब ये एटम तीन पार्ट से बना है, तीन पार्टिकल से बना है। क्या कैसे बना है ये? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज। ओके, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर। तो केमिस्ट्री क्या है? साइंस तो बहुत कुछ है। साइंस क्या? बताओ, व्हाट इज साइंस? एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट इज साइंस? हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, जैसे बोलना है बोलो। क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है। सिस्टमैटिक वे में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम लोग और उससे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो डाटा निकलता है, उसको स्टडी करते हैं, वही क्या है? साइंस। ओके, तो वो फिजिक्स में भी होता है, बायोलॉजी में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, हर जगह होता है। ये सब क्या है? साइंस। लेकिन यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे खेलते हैं, वो केमिस्ट्री है। ठीक है। एटम्स के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, आयंस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन का मतलब क्या कैसे बना है, स्ट्रक्चर का मतलब वो कैसे अलाइंड है, और प्रॉपर्टीज का मतलब वो क्या करता है, जलाता है, वो नहीं जलाता है, वो उससे क्या प्रॉपर्टी है, विशेषता क्या है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो एक एसिड है H2SO4। क्या है? H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। रुक जाओ, थोड़ा बढ़ा लेने दो। देखो, ये है सल्फर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या समझ में आया कि ये ऐसे ही क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर के बारे में। फिर इसका कॉम्पोजिशन, क्या कैसे बना है? सल्फर से बना है, ऑक्सीजन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, राइट। फिर इसका प्रॉपर्टीज, एसिड को छुओगे तो क्या होगा? जल जाओगे ना। पानी को छुओगे तो जलोगे, या जूस को छुओगे तो? सबका प्रॉपर्टी अलग अलग है। ओके, तो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, यही केमिस्ट्री है। अंडरस्टूड व्हाट इज केमिस्ट्री? ये सब देखो एग्जाम में नहीं आएगा, बस अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। ओके, अब देखो, हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो पता ही होना ही चाहिए कि भाई हमारे लाइफ में क्या यूज है इसका। ऐसे थोड़ी कोई काम करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहले एग्रीकल्चरल फील्ड, खेती जहां करते हैं हम लोग, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं फसल में, उसको मारने के लिए क्या यूज करते हैं? ये सब यूज करते हैं ना। तो इसमें केमिकल्स ही तो होता है, कुछ और होता है।
तो केमिकल्स का मतलब क्या, केमिस्ट्री, वही सब एलिमेंट से मिलकर बना हुआ जो 118 एलिमेंट है। तो क्या एग्रीकल्चरल फील्ड में केमिस्ट्री का यूज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फिर फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में, तो ये भी तो एलिमेंट ही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, केमिस्ट्री का यूज हो रहा है कि नहीं। तो एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज होता है, एग्रीकल्चर फील्ड को समझना है तो केमिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है, ओके। फिर ये भी देखो, ये भी फर्टिलाइजर्स ही के जैसे काम करते हैं, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ठीक है। अभी ज्यादा फॉर्मूला पे ध्यान मत दो, अभी समझो, ये सब धीरे धीरे आएगा, ओके। फिर हेल्थ सेक्टर में क्या काम है केमिस्ट्री का, मेडिसिन, जो भी दवा खाते हैं हम लोग, पैरासीटामोल, जो भी खाते हैं, हाँ, एंटीबायोटिक्स, वो सब क्या से बना रहता है, उसका जो कुछ से तो बना होगा, तो कंपोजिशन है ना उसमें अंदर, तो कंपोजिशन यहाँ पे पढ़ते हो क्या होता है, केमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ओके। हेल्थ सेक्टर में एनाल्जेसिक्स, रिड्यूस पेन, जैसे कि डिस्पेरिन, एस्पिरिन, जिसका सर दर्द करता है वो क्या खाता है ना डिस्पेरिन, एस्पिरिन, तो उसको क्या बोलते हैं, ये इस टर्म में एनाल्जेसिक्स। उसके बारे में, मतलब मेडिसिन के बारे में पढ़ना है तो केमिस्ट्री जानना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। सेकंड है एंटीपायरेटिक, रिड्यूसेस फीवर, जैसे पैरासीटामोल, बुखार कम करता है, वो किसमें आता है, एंटीपायरेटिक। बस टर्म्स देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लो कि क्या होता है, कहीं मान लो सिंगल MCQ में आया तो टिक मार सको, ठीक है, इसके लिए। एंटीसेप्टिक्स, किल माइक्रोब्स ऑन लिविंग सरफेस, एग्जांपल डिटॉल, जो डिटॉल का साबुन या जो वो यूज करते हो तुम, हैंड वॉश, उसको वो क्या एंटीसेप्टिक है, लिविंग सरफेस पे वो मारता है जर्म्स को। फिर है डिसइंफेक्टेंट, जो नॉन लिविंग पे मारता है, जैसे कि हम लोग जो स्प्रे करते हैं ऐसे घर में या फिर ऐसे जमीन पे, वो क्या है, डिसइंफेक्टेंट। टर्म समझ में आ रहा है, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में क्या डिफरेंस है, ओके। अब देखो, मेडिसिन आर यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ये दवा का नाम है जो कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करता है, ओके। सेकंड है एड्स ट्रीटमेंट, AZT, एजिडोडाइथाइमाइडाइन, एजाइडोथाइमाइडाइन, ओके। देखो इसको याद कैसे करोगे, फिर से वही समझा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन लाओ, C फॉर कैंसर, C फॉर सिस्प्लेटिन, क्या याद रहेगा, C से है दोनों, A फॉर एड्स, हाँ, A फॉर एजाइडोथाइमाइडाइन, अरे अलग अलग अजीब अजीब से टर्म होता है इसमें, बायोलॉजिकल का टर्म है ना, बायोलॉजी का, ठीक है। तो कभी भी कोई भी टर्म याद करना है तो उसमें पहले तुम क्या देखोगे, कुछ लिंक हो रहा है क्या, अपना काम आसान करोगे, ठीक है। फिर सिंथेटिक प्रोटीन्स, जो जिम में जाते हैं खाते हैं ना, वो बड़ा बड़ा पाउडर लेते हैं ऐसे, वो सब सिंथेटिक प्रोटीन्स, विटामिन, वो सब भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। सैनिटाइजर्स जो ऐसे मारते हो, ऐसे जो कोविड में करते थे, वो सब आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है, केमिस्ट्री का ही टर्म है ये सब। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स कॉज डिग्रेडेशन टू इन्वायरमेंट, जो इथीन है उसको पॉलीमराइज कर दिए तो पॉलीथीन बन गया, कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। और पॉलीथीन हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना हजार्डस है तुमको पता ही है, लेकिन वो क्यों हजार्डस है, वो डिकम्पोज क्यों नहीं करता है, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, ओके। बस अभी के लिए जान लो कि लाइफ इस दुनिया में जो भी है वो सब केमिस्ट्री है, क्योंकि सब एटम से ही तो बना है। एटम सबसे छोटा पार्ट क्या है, एटम्स, उसी के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। फिर जो फ्रीज में ठंडा करता था सबसे पहले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उससे क्या हुआ कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है उसमें एक होल हो गया, तो ये बहुत ही डेंजरस था, ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, ये इसको समझ लो, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करता है कि देखो, जैसे कि मान लो ये सन है, ठीक है, ये सन है, सन, ओके, और ये है अर्थ, क्या है ये, अर्थ, ये सन है, तो यहां से ऐसे आ रहा है सनलाइट, आ रहा है ना, और यहाँ पे ये अर्थ से अपना खुद का ग्रेविटी है, तो सारे एटमॉस्फेयर को ये ऐसे रखा है अट्रैक्ट करके अपनी तरफ, तो यहाँ पे CO2 भी है और मीथेन भी है, CH4। ये लोग क्या करता है कि यहाँ से जो ऐसे आया सनलाइट, और फिर इसको ऐसे टकरा के वापस चला जाना चाहिए था ऐसे ऐसे, लेकिन ये जाने नहीं देता, इसको यही पकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, तो क्या होता है, गर्मी बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग गर्मी के दिन में कितना गर्मी लगता है ना, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर को
पकड़ के रखते हैं, गर्मी को पकड़ के रखते हैं। ओके, तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी के बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन, CH4, CO2, ये क्या करता है? कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ओके, समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, वही यहाँ पे डबल बॉन्ड को पॉलीमराइज किया है, सैचुरेटेड कार्बन, ये पेट्रोल और डीजल में इस तरह के चेन बनते हैं क्योंकि ये, ठीक है। ओके, फिर वॉर में भी काम आता है, जो भी डायनामाइट है, RDX है, बूम, जो अटैक होता है, आर्मी लोग अटैक करता है, वो सब, वो लोग क्या होता है? यही सब यूज करता है। तो ये सब भी तो केमिस्ट्री के एलिमेंट से ही बने हैं। जैसे यूरेनियम क्या है? एलिमेंट ही तो है, 92 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 235। तो वॉर में भी ये यूज होता है। केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। ओके, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, फिर ये न्यूक्लियर, देखो न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है? फ्यूजन होता है, और यहाँ पे क्या होता है? फ्यूजन होता है। काम का नहीं है, बस ऐसे ही जान लो। यहाँ पे फ्यूजन होता है और यहाँ पे फीजन होता है। फीजन का मतलब होता है टूटना, टूट गया, और फ्यूजन का मतलब जुड़ना। ओके, ऑटोमोबाइल्स, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये सब हाइड्रोकार्बन का चेन है, ये सब भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स? समझ में आ रहा है? ओके, अब शुरू होता है केमिस्ट्री। इसके पहले पूरा कहानी था केमिस्ट्री क्या होता है, कहाँ यूज होता है। ओके, अब शुरू होता है केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दुनिया का सब कुछ कहां से शुरू हुआ? मैटर से। कहां शुरू हुआ? मैटर से। साइंटिस्टों से क्या बोला? मैटर। मैटर को कैसे डिफाइन किया? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। और मैटर का सबसे छोटा पार्ट, जैसे मान लो ये मैटर है, इसका जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है? एटम्स। एटम्स, मास नहीं, एटम्स। इसके अंदर जो भरा हुआ है ये सब चीज, वो क्या है? वो है मास। ओके, तो मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको एटम बोलेंगे, और ये एटम अगर आपस में मिल रहा है ऐसे 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 ऐसे, वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, देखो लिखा हुआ है एटम, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। देखते हैं, देखो जैसे कुछ मेटल्स है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब तुमको मिल जाएंगे इस फॉर्म में। आयरन के फॉर्म में AU, एक अकेला AU, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ये मॉलिक्यूल बनाए, ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये काफी अनस्टेबल होते हैं। इनको जरूरी है कि इनके पास मॉलिक्यूल बन के रहे, दो ऑक्सीजन एक साथ रहे। जब हम लोग कंबशन भी कराते थे, O2 लिखा रहता है, H2 प्लस O2। क्या कभी देखो H2 प्लस O? नहीं, क्यों? क्योंकि O2 इसी स्टेट में मिलेगा। ओके, क्यों नहीं? कोई पूछा कि अच्छा ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला है, तो क्या बोलोगे? हाईली अनस्टेबल, स्टेबल ही नहीं है वो। ठीक है, तो एटम्स का मतलब है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखो, व्हिच मे कर भी सकता है, व्हिच मे नॉट नहीं भी कर सकता है। कौन कौन कर सकता है? आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, नोबल गैस जितने भी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, और कुछ गैसेस ऐसे हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अकेले उनको मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा आपस में। O2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल। ओके, अब मॉलिक्यूल्स, इट इज आल्सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम। देखो ये काम का यही चीज है, मोर देन वन एटम। जो एक एटम से ज्यादा से बना उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? एटम। लेकिन N2 क्या है? मॉलिक्यूल। P क्या है? फास्फोरस, एटम। P4 मॉलिक्यूल। S सल्फर, एटम। S8 मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा एटम है, एक से ज्यादा एटम है, एक से, समझ में आ रहा है? एटम और मॉलिक्यूल का अंतर समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। H2O में देखो यहाँ क्या एक से ज्यादा एटम है, ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, तो क्या ये मॉलिक्यूल होगा? होगा। PH3, PH3 में क्या दो से ज्यादा एटम है, फास्फोरस और 3 हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल होगा? होगा। H2SO4, इसका स्ट्रक्चर बनाया था ना अभी, ऐसा सल्फर, ऊपर ऊपर दो दो बॉन्ड। क्या एक से ज्यादा एटम है सल्फ्यूरिक एसिड में? दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, क्या ये मॉलिक्यूल होगा? होगा। अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, कुछ नहीं, वही एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, और अगर अलग अलग तरह के एटम आएंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। उसी को होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक के फॉर्म में लिखा है। होमो एटॉमिक मतलब एक तरह के एटम। कितने तरह के एटम? एक तरह के एटम। जैसे देखो O2 एक ही तरह का ऑक्सीजन ही ना है,
यहाँ पे और कार्बन और बना गया, नहीं ना आया। P4 एसिड C60, ये 60 है, 8 है, 4 है, मतलब इतने सारे एटम्स है, लेकिन एटम तो एक ही तरह के हैं, तो ये क्या होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, एक तरह से ज्यादा तरह के एटम से बने हो तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, जैसे कि देखो पानी H2O, एक से ज्यादा एटम है, एक से ज्यादा एटम है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, PH3, C6H12O6, फ्रुक्टोज, ठीक है। ये सब पढ़ोगे, टेंशन मत लेना कि यार इसका नाम क्यों नहीं बता रहे, इसका नाम क्यों नहीं बता रहे, C12H22O11 शुगर, टेंशन नहीं लेना, सब आएगा धीरे धीरे, ठीक है। जस्ट गो इन द फ्लो, क्लास खत्म होगा, समझ में नहीं आएगा फिर बताना, ओके ठीक। अब देखो एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, कितने नंबर्स ऑफ एटम उसमें है, गिनना है, बस काउंट करना है। S8 कितने नंबर्स ऑफ एटम है, तो इसका एटॉमिसिटी कितना होगा, यही एनसीईआरटी में लिखा रहेगा, ऐसे अंग्रेजी में तब 5 लाइन में तुम लोग अरे बाप रे क्या लिखा हुआ है, आसान भाषा में पढ़ना सही है कि एनसीईआरटी के लाइंस पढ़ना सही है। देखो एनसीईआरटी इज लाइक गागर में सागर, छोटा सा घड़ा है लेकिन उसमें नॉलेज बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हारे पास वो स्किल है कि तुम पढ़ सको और तुमको बोरिंग ना लगे, ठीक है, तब तुम एनसीईआरटी पढ़ पाओगे। एनसीईआरटी बहुत अच्छा बुक है, ये पढ़ने के बाद जब घर जाओगे तो एनसीईआरटी का रीडिंग करके आना है, ओके। तो ऐसे ही ठीक है एनसीईआरटी बुक से, ऐसे ठीक है, ओके। तो एटॉमिसिटी इसका कितना हो गया सल्फर का, 8 इस मॉलिक्यूल का। फिर देखो सुक्रोज C12H22O11, इसमें कार्बन का एटॉमिसिटी कितना है, 12 12, हाइड्रोजन का 22, ऑक्सीजन का 11। और अगर हम पूछे पूरा का बताओ तो पूरा को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 12 + 11 + 22 45, ओके। एटॉमिसिटी का कैलकुलेशन सेम चीज जो बताया वही लिखा है, P4 4 एटॉमिसिटी, P4O10, फास्फोरस का 4, ऑक्सीजन का 10, टोटल एटॉमिसिटी दोनों को जोड़ दिया 14, दिख रहा है ना, सब कुछ सेम है, सेम कुछ सब कुछ वही लिखा हुआ है, क्लियर है, हो गया पहला पीडीएफ खत्म। फर्स्ट चैप्टर में इसी तरीके से 14 या 15 पीडीएफ है, एक पीडीएफ में 10 से 12 मिनट लग रहा है, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे में नहीं हो जाएगा पूरे चैप्टर 1 खत्म। तो क्या ऐसे ठीक है या हम ऐसे आगे लिखें, मास, हाँ, क्वांटिटी इनसाइड, मैटर, एनीथिंग, ऐसे लिखें और तुमको कॉपी में लिखवाए तो वो ठीक रहेगा, जाएगा 5 घंटा क्लास। फिर जब डिजिटली तुमको मिल रहा है सब कुछ तो उसको यूज करो ना, क्या फायदा हुआ फिर इस टाइम में जन्म लेने का, क्या फायदा हुआ, इससे तो अच्छा 1980s में ही जन्म लेते, उसमें भी एक टीचर रहता है, एक ब्लैक बोर्ड रहता, वो तुमको लिखवाता सब कुछ, तुम भी लिखते। बताओ ये तरीका सही है, समझ में आ रहा है, एटॉमिसिटी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, सब समझ में आया। आगे बढ़े, पीडीएफ नंबर 2 पे आए, ओके चलो पीडीएफ नंबर 2 पे आते हैं।